हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम इसमें बहुत सारी जानकारी फर्स्ट पार्ट में प्राप्त कर चुके हैं। देखते हैं आगे हमें क्या मिलने वाला है इसमें। वाई हैज़ फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया? भारत में संघवाद क्यों सफल हुआ है? वाई विच वर द पॉलिसीज एडप्टेड बाय इंडियन दैट एंश्योर दिस सक्सेस एक्सप्लेन। और भारत में कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई हैं इसको सक्सेस करने के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। या फिर आंसर देखते हैं क्या निकल के आता है। आंसर, फेडरलिज्म हैज सक्सीडेड इन इंडिया ड्यू टू एंश्योर द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन आवर कंट्री। यानी फेडरलिज्म भारत में जो सक्सेस हुआ है उसके पीछे कारण है हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिसीज का होना। द पॉलिसीज एडप्टेड बाय इंडिया टू एंश्योर दिस सक्सेस, यानी कि भारत ने इसको सक्सेस करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य, यानी भाषी राज्य। आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड इन order to create new states. That the creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. इसको समझना आप जरा ध्यान से। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। ये है हमारा इसमें, क्योंकि जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था तो पुराने जो स्टेट थे उनको नए स्टेट में बदल दिया गया भाषा के आधार पर। आई मीन टू से, जो तमिल भाषा बोलते थे उनको तमिलनाडु में डाल दिया गया और जो मलयालम बोलते थे उनको मलयाली उसमें डाल दिया गया। धीरे धीरे करके इस तरीके से यहाँ पर भाषा के आधार पर जो राज्य हैं उनका गठन होता गया। देखते हैं आगे क्या है। लैंग्वेज पॉलिसी, द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि भाषा नीति। सेकंड जो हमारे यहाँ पर पॉलिसी अपनाई गई वो थी भाषा नीति। फिर क्या होता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी भारत में किसी एक लैंग्वेज को राजकीय भाषा नहीं बनाई है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाई है। हाँ, हिंदी को राजभाषा जरूर मान लिया गया है, यानी कि हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट, सेंटर स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य संबंध। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथ इन एंड इन प्रैक्टिस, यानी कि केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। ये हमें बताना था इसमें। लास्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना। पावर इन इंडिया हैज़ बीन डिसेंट्रलाइज्ड टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि भारत में जो शक्तियाँ थी वो तीसरे स्तर की गवर्नमेंट बनाई गई, यानी लोकल गवर्नमेंट उनको दे दी गई थी। द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़, यानी लोकल गवर्नमेंट में पंचायतें शामिल होती हैं जो कि गांव में होती हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाएँ जो कि नगरीय क्षेत्रों में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन बन के आता है, देखते हैं ध्यान से। वाई वाज स्टेट रिकग्नाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड एंड व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि स्टेट रिकग्नाइज कमीशन भारत में कब बना और वो कब इम्प्लीमेंट हुआ। आंसर देखते हैं। द स्टेट रिकग्नाइजेशन का मतलब समझिएगा आप, राज्य पुनर्गठन आयोग इसे हिंदी में बोलते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1954, यानी कि 1954 में ये बना था। टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए ये फॉर्म किया गया था। एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड
ऑन 1 नवंबर 1956 और ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में, और ये प्रभावी जो हुआ था ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान ने हिंदी को क्या दर्जा दिया है, क्या स्टेटस है इसका। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, वही इसमें आपको मिलने वाला है, ज़रा देखेंगे। स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत की राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। इसे राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते हम, इसे राजभाषा कह सकते हैं। दूसरी बात, इसको हम मातृभाषा भी नहीं बोल सकते। मातृभाषा का मतलब है जो लैंग्वेज हमारे एरिया में बोली जाती है वो मातृभाषा हो जाती है, जो हमारे पूर्वज बोलते थे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय भाषा या फिर इसको हम राजभाषा बोलेंगे, राष्ट्रीय भाषा फिर मातृभाषा नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट्स इज डन इन विच लैंग्वेज, यानी कि भारत में कौन सी लैंग्वेज में अधिकतर काम होता है। तो आंसर देखिएगा, मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इज डन इन द लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में जो भी काम होगा वो उसी के राज्य की लैंग्वेज यानी उसी स्टेट की लैंग्वेज में होगा, यानी कोई एक लैंग्वेज हमारे यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि भारत के जो कोर्ट्स हैं, यानी जो कोर्ट होते हैं हमारे यहाँ पर, न्यायालय होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है, क्योंकि इंग्लिश हर एक स्टेट में सेम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेजेस हैं। देखते हैं, देयर आर 22 लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीकृत हैं, 22 भाषाएं लिखी हुई हैं। नोट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर आर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सी लैंग्वेज है। नंबर 1 पर हिंदी 41.03% लोग बोलते हैं, बांग्ला 8.1 सेकेंड नंबर पे ये, नंबर 3 पर तेलुगु 7.19% एंड संस्कृत यहाँ पर बोली ही नहीं जाती, संस्कृत ना के बराबर बोली जाती है। इट इज़ आल्सो नोटेड दैट इंग्लिश इज़ नॉट लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल, जरा देखें ध्यान से, वो लैंग्वेज जिसका क्रेज चल रहा है सबके लिए, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं, सब इंग्लिश ही बोलना चाहते हैं, सब फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, सब इंग्लिश को बहुत बहुत बड़ी लैंग्वेज मान करके सोच बैठे हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज है ही नहीं। आई मीन टू से 8th शेड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज रजिस्टर्ड ही नहीं है। देख लीजिएगा आप जरा ध्यान से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन 5 चेंजेस टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट मेड इन 1992, यानी कि उस 1992 में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या चेंज आए, 5 हमें चीज़ बतानी है। या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बताना है। एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन दैट हैव बीन मेड टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि विकेंद्रीकरण के लिए भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए थे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992, 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें देखिएगा जितने भी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिए हैं। आंसर देखना जरा, मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स जब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियाँ लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या फिर डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 आर, यानी कि 1992 में जो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए वो क्या क्या हैं। नंबर 1, नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी कि 1992 के बाद ये ज़रूरी हो गया अब कि लोकल गवर्नमेंट के लिए रेगुलर इलेक्शन कराए जाएँ। नंबर 2, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर SC, ST एंड OBCs। जरा देखेंगे इसे ध्यान से आप।
इसमें बताया गया है कि निर्वाचित स्वशासी शासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। यानी कि SC ST OBC के लिए सीट इसमें रिजर्व कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि कम से कम 1/3 पद यानी 1/3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, वीमेन के लिए आरक्षित कर दी गई थी। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, यानी कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नाम की एक स्वतंत्र संस्था का गठन कर दिया गया था। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज, यानी राज्य सरकारों को अपने राजस्व, रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है बच्चों, और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता था। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी ये थे अमेंडमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। इस वीडियो को आप ज़रा कई बार देखना, जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। टिल देन बाय।